अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मारूजी हालात कुछ ऐसे हैं कि सवात के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये धमकी दी थी कि सिंध के जो मुतासरा इलाके हैं सैलाब से उनके फ़ंड जारी ना हुए तो बजट मंजूरी में दुश्वारी होगी। उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता रोज़ 25 अरब रुपए की जो मंजूरी है वो दे दी गई। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था चेयरमैन PCB के लिए जो उनके नामजद लोग हैं उनको भी आना चाहिए। तो आज 2 नामों की मंजूरी दी गई, जिसमें ज़का अशरफ साहब हैं और मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का और मौजूदा जो चेयरमैन थे, जो करता धरता थे PCB के नजम सेठी साहब, उनके नाम की मंजूरी नहीं दी गई। बज़ाहिर तो लगता है कि बिलावल साहब की इस धमकी ने काम भी किया है और साथ ही साथ ये मंजूरियाँ भी सामने आई हैं। एक और इख्तिलाफ देखने में आया, जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे का बिल है वो 40 सेनेटर्स ने पेश किया था बशमूल रज़ा रब्बानी साहब और फ़ारूक नाइक साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफत में सामने आ गई। ये गुमगू की कैफियत है। खुर्शीद शाह साहब का बयान सामने आया, वो इस बिल की हिमायत में हैं। ये मामला क्या है कि क्या पीपल्स पार्टी का अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं था, या ये बहुत बड़ा बोझ कोई बन जाएगा ख़जाने पे अगर ये मरात मिल जाती हैं। कुछ जो माजी में भी हमने देखा, कंपैरिजन किया, इसमें कोई बज़ाहिर इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं लगती कि कोई बहुत बड़ा बोझ बनेगा। बहरहाल इस पर भी डिटेल बात करेंगे। कुछ इख्तलाफात नून लीग के अंदर के हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा नवाज शरीफ कायद हैं और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं कोई नई जमात नहीं बना रहा, री इमेजिनिंग पाकिस्तान पे सबको आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इरशाद साहब, सिद्दीकी साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा ये जो मामला है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे का जो बिल है, इसको लेके अब एक गुमगू की कैफियत है पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्या अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं था इस पर पीपल्स पार्टी का, या एक वेव देखी, एक क्रिटिसिज्म जो उमूमी तौर पे आता है वो देखते हुए पीपल्स पार्टी ने गैलरी से खेलने की कोशिश की है? देखिए, ये जो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मेंबरान के मरात का बिल पेश हुआ, उसका जब हम मुवाजना करते हैं सबका जो मरात थी उसमें जो इजाफ़ा तो हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता ज़ाहिर के जिस पर इतना मातम किया जाए या शोर बरपा हो। मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी वजह से तो ज़ाहिर है 1 रुपये का भी इजाफ़ा अगर हो रहा है कहीं अखराजात में तो लोगों को तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं मुआशी। लेकिन जब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर रहे हैं और ये जो मराहत या इजाफ़े का पहला पैकेज है वो बहुत पुराना है, तवील अरसे से उसमें इजाफ़ा अगर नहीं हुआ और उनको अगर कौमी असम्बली के मेंबरान या सूबाई असम्बली के मेंबरान के और जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके बराबर किया जा रहा है और उसमें जो अनामलीज़ थी वो ख़त्म की जा रही हैं, तो उस पर कोई बहुत बड़ा एतराज़ बनता नहीं है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब चूँकि उस सेनेट के मेंबर भी हैं और उन्होंने ज़ाहिर है उस डिबेट में हिस्सा भी लिया होगा, तो उनसे पूछ लेते हैं। पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि वोट देने के बाद मुखालफत करना जो है ये अजीब सा लग रहा है कि ये कोई नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी उस बिल का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने कोई वाकआउट किया, वहाँ कोई एतराज़ात रखे। रज़ा रब्बानी साहब या फ़ारूक नाइक साहब बड़े लोग हैं पार्टी के, बड़ा नाम है उनका, और रज़ा रब्बानी साहब की तो शोहरत ये है कि वो नक्काद होते हैं इस तरह की चीज़ों के। अगर उन्होंने भी वहाँ कोई एतराज़ नहीं किया और वोट डाला उसमें, तो फिर ये आफ्टर थाट कैसे और क्या इसकी बुनियाद है? सलीम मांडवी वाला साहब अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं या पार्टी का एक धड़ा उनके साथ है? ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। पहले तो इरफान सिद्दीकी साहब हमें इस बिल के हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं या मराहत में इजाफ़ा हुआ है, क्या मौजूदा हालात में उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने बड़ा मुस्बत और बड़ा ऑब्जेक्टिव तज्जिया किया है अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में। हकीकत यही है कि ये कोई बहुत बेतहाशा इजाफ़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र ज़रूर बयान करूँ ऐवान के अंदर मौजूद होने के हवाले से। ऐवान की एक प्रैक्टिस होती है इरशाद आरिफ साहब के
एक प्लेन पेपर पे बाज़ औक़ात आपके साइन ले लिए जाते हैं और हम पूछते हैं कि जी क्या है, तो वो कहते हैं जी कि हमें बाज़ औक़ात अचानक इजलास रिक्विजिशन करना पड़ता है, सारे लोग हाज़िर नहीं होते तो हमें ये इन दस्तखतों को इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई करारदाद पेश करना होती है या कोई मोशन लाना होती है तो हम इन गुड फेथ उस पर साइन कर देते हैं। अब हकीकत ये है कि ये मराहत और ये बिल और चेयरमैन साहब की या डिप्टी चेयरमैन साहब की, सेनेटर्स के लिए तो उसमें कुछ नहीं था जी। तो हमें ये तफसीलात हमारे इल्म में नहीं थी, हमने ज़रूर वो साइन कर दिए, लेकिन ये कि हमने बिल हम में से किसी ने बिल को नहीं देखा। ये किस तरह आप यूं जानिए कि एक अचंभे के तौर पर सबके सामने आ गया, और अगले दिन जब मीडिया में हमने देखा कि ये सारा कुछ हो रहा है तो हमने भी कोशिश की कि हम उसको स्टडी करें, तो हमारे सामने जो तफसीलात आई थी उनमें कोई इस तरह की चीज़ थी नहीं। दूसरी बात, किसी पार्टी ने भी, हो सकता है पीपल्स पार्टी ने किया हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो हैं हमारे सेनेट के अंदर, वो साबिक वजीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी इस पे साइन किए, तो गोया पार्टी ने साइन किए। जब पार्लिमानी पार्टी के लीडर ने कर दिया तो पार्टी ऑन बोर्ड हो गए। हमारे पार्लिमानी पार्टी के लीडर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो उस दिन थे नहीं। हमारे जो कायदे ऐवान हैं डार साहब, वो भी उस दिन नहीं थे। तो हम लोगों ने इन गुड फेथ, जब बाकी अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं तो चले हम भी कर देते हैं। फिर ये बिल आया भी नहीं, ना नून ने पेश किया, ना ये पीपल्स पार्टी ने पेश किया। ये एक बाप पार्टी के एक मेंबर थे और फिर शायद जमीयत उलमा इस्लाम के एक रुकन थे, मैं क्लियर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन हमारी तरफ से नहीं था, ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से था। नहीं, ये साइन हम सबके थे, तो जाहिर है फिर हम उस। सॉरी इरफान साहब, ये प्राइवेट मेंबर डे पर पेश हुआ प्राइवेट मेंबर बिल है ये? नहीं। अच्छा, नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल इस लिहाज से है कि ये बिल गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया, तो जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता वो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाता है, चाहे वो कोई पार्टी का, यानी मैं भी अगर पेश करूंगा जो रूलिंग पार्टी का एक सेनेटर हूं, लेकिन वो अगर पार्टी ने मुझे मैंडेट नहीं दिया हुआ तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाएगा। तो ये उस लिहाज से प्राइवेट मेंबर बिल था, और ये हो गया, रवा रवी में हो गया। इसमें सेनेट के अरकान के लिए ना उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा था, ना उनके अलाउंसेस में कोई इजाफा है, ना उनकी किसी और चीज में इजाफा है। सिर्फ एक चीज इसमें की गई है कि जो अरकान हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं उनका 10 रुपये पर माइल शायद अलाउंस था। उन्होंने कहा जी कि ये किस तरह हम 10 रुपये पर माइल में आए, बरसों पहले का ये, तो उसको बढ़ा के 30 रुपये कर दिए गए। तो सेनेटर्स की हद तक तो इतनी ही बात थी, तो हमने तो इसमें से कोई हिस्सा बखरा वसूल नहीं किया। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, जैसा कि आपने खुद भी कहा, खुद भी फरमाया आपने, ये कोई बहुत क़यामत नहीं आई। इरशाद आरिफ साहब, हमारे जो पर्क्स प्रिविलेजेस में लास्ट अमेंडमेंट हुई थी, लास्ट इजाफा हुआ था, उसको भी कोई 9 साल गुजर गए, कोई 7 साल गुजर गए। 2016 में मियाँ साहब के दौर में ही ये हुआ था, और उस वक्त जो मिनिमम वेजेस थी वो थी 14,000, आज 35,000 है। हम उसी 14,000 वाले रेट्स ले रहे हैं। उस वक्त डॉलर था 100 रुपए का, आज डॉलर 300 से भी ऊपर जा रहा है। हमारी वेजेस वही हैं। इस दौरान 30%, 20%, 15% सबके बढ़ते चले गए। हत्ता कि ग्रेड चेयरमैन ने परसों ये कहा था, कल शायद ये कहा कि जी हम सारी मराहत छोड़ देते हैं, हमें आप एक सरकारी ऑफिसर के तौर पर, ग्रेड 22 के अफसर के तौर पर ट्रीट कर ले, हमें मंजूर है। लेकिन वो भी नहीं है। तो कोई, आप जानते हैं कि माशाल्लाह हमारी सेनेट के अंदर ख़ास तौर पे बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अच्छी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, लेकिन आप जैसे और मेरे जैसे भी होते हैं जिनकी तनख्वाहें महदूद होती हैं, और वो उन्हें महदूद तनख्वाहों के अंदर ही गुजारा करना पड़ता है। अब हम जैसे जो हैं, जो जिन्हें 1,80,000 70,000 मिलेगा, तो ये तो बिल में निकल जाता है, हमारे बिजली के बिल इतने आ जाते हैं घरों के। तो कोई ऐसी क़यामत की बात नहीं थी, लेकिन इसको मीडिया के अंदर शायद हमने भी मिस हैंडल किया। मैंने भी कल चेयरमैन साहब की गुफ्तगू के बाद कहा था कि शायद हमारी गलती भी है कि हम प्रॉपर तरीके से
इसको कम्युनिकेट नहीं कर सके मीडिया के सामने। अब इंडिया को अगर आप इरशाद आरिफ साहब कंपेयर करें, इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस के जो मुआवजे हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा हैं। और एक खास तौर बात मैं आपको बताऊं कि इंडियन पार्लियामेंट्स जब पार्लियामेंट के रुकन होकर घर चले जाते हैं उनको पेंशन मिलती है। हमारे यहाँ पेंशन का कोई रिवाज पेंशन थोड़ी नहीं होती, उनकी तनख्वाहों। जी इरफान साहब, कदा कलामी की माफी, एक ब्रेक लेना है। इंडिया के कंपैरिजन की बात हो रही है, फिर ये भी एक पहलू आएगा कि उनके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कंपैरिजन किए जाएं। बहरहाल हम इस पे आके एक ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे इरशाद साहब। अब मामला ये है कि बड़ा जो सब कुछ हुआ सिद्दीकी साहब ने बता दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर अप्रोच हम देखें, वो बिल की मंजूरी में भी साथ हैं, उसको पेश करने में भी साथ हैं, लेकिन उसके बाद उनके कुछ लोग उठते हैं और वो इस पर एतराज़ कर देते हैं। बज़ाहिर हम क्या समझें कि एक बजट का सीज़न भी है, सियासत हो रही है, इलेक्शन भी अब अगर होते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है अवाम के पास भी एक सेंटिमेंट बढ़ाना है, बनाना है। तो ये जस्ट टू प्ले विद द गैलरी है, लोगों को साथ मिलाने का एक तरीका, ये वाकईतन कोई संजीदा है पीपल्स पार्टी इसमें? ये देखें, अजीब व गरीब सूरत हाल है कि सलीम मांडवी वाला साहब मुखालफत कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने बयान दिया है कि बिल्कुल ठीक है, हक है चेयरमैन का भी, डिप्टी चेयरमैन का भी और सेनेट का भी। और ये सारे एतराज़ात पार्लियामेंटेरियन पर क्यों होते हैं? बाकी इदारों के आप देख लें जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब से ये बात पूछ लेते हैं कि इरफान साहब ये फरमाएं कि सलीम मांडवी वाला साहब जो कुछ मीडिया के सामने भी बात कर रहे हैं और वहाँ बैठ के भी बात कर रहे हैं, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सलीम मांडवी वाला पेश कर रहे हैं, या जनाब खुर्शीद शाह साहब? एक सवाल। दूसरा, मीडिया के भी एक हिस्से ने इसकी मुखालफत की, उसको उजागर किया है, सारे मीडिया ने ऐसा नहीं किया। तो वो इस पर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी इरशाद आरिफ साहब, पहले तो आपके जो एंकर हैं या मेज़बान हैं उन्होंने एक कमेंट्स दिए हैं जाते जाते ब्रेक पे कि जी इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी देखें। तो बज़ाहिर उनके कमेंट्स ठीक थे, नंबर एक। नंबर दो, जो बात आप पूछ रहे हैं, मैं ज़ाती, चूँकि मैं मांडवी वाला साहब भी मेरे दोस्त हैं और मेरी ज़ाती रीडिंग और असेसमेंट ये है कि पहले दिन तो बात आई गई होगी। जब मीडिया के एक हिस्से ने इसको उठाया तो फिर शायद पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, और लीडरशिप से मेरी मुराद है बिलावल, बिलावल जरदारी साहब ने इसको शायद इन लोगों से कहा जी ये कैसे हो गया और क्यों हो गया जी। तो सिंस चीफ विप का दर्जा रखते हैं मांडवी वाला साहब हमारे यहाँ अपोजिशन के, वो चीफ विप हैं, सॉरी गवर्नमेंट साइड के, तो उनसे उन्होंने बात की और मांडवी वाला साहब से चूंकि बराह रास्त उनका इंटरेक्शन हुआ, इसलिए मैं समझता हूँ कि मांडवी वाला साहब ने जो नुक्ता नज़र कल पेश किया वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तर्जुमानी वही कर रहे थे। खुर्शीद शाह साहब ने एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर अपनी बात कह दी कि जिसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन लीडरशिप का, या अब यूँ कह लीजिए कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है। उस दिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं था, इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो पार्टी की लीडरशिप वहाँ करते हैं सेनेट में, उनके साइन थे, और जैसा कि आपने खुद कहा रज़ा रब्बानी साहब बड़े मोहतात होते हैं, उनके साइन थे, नायक साहब के साइन थे, और बहुत से दूसरे उनके जो ज़ोमा हैं उनके साइन थे। तो मौक़िफ़ वही है जो मांडवी वाला साहब ने दिया है। और अब तो चूँकि पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है और हमारी तरफ से भी शायद कोई ज़्यादा फार्मल ऐलान तो नहीं आया, लेकिन उतनी गर्मजोशी हमारी तरफ से भी नहीं है कि ये बहरहाल पास होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद चेयरमैन साहब भी इसको ज़्यादा पुश नहीं करेंगे।
असल में जो चीज़ थी वो मैं आपको 2-3 लफ्ज़ों में बता दूं। जो हमें बताया गया है, जो तासुर था, तासुर ये था कि जब भी कोई छोटी मोटी रियायत का, मराहत का तकाजा किया जाता है तो पार्लियामेंट पूरी को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पर्क्स प्रिविलेजेस यकसां होते हैं। यानी नेशनल असेंबली के 342 हैं, हम 100 हैं, तो वो फिर 442 पे उसको कैलकुलेट करते हैं। चेयरमैन साहब का ख्याल ये था कि हम अपना बजट अलग करें, ताकि जब हम कोई चीज़ मांगें तो वो 442 से ज़रब न दी जाए, उसे सिर्फ 100 से ज़रब देके देखा जाए कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस वाज द लॉजिक। और हमें यही कहा गया कि ये इस काम के लिए हम ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं। उस लेजिस्लेशन के अंदर ये आ गई, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बदनीयती का अमल दखल था किसी का। चेयरमैन साहब बहुत सी चीज़ों से हमारी उनसे गुफ्तगू रहती है, खुली डुली सी शख्सियत है वो, और वो डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मैं नहीं समझता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जी मैंने आज तक कोई पैसा TADA की मद में वसूल नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इजाफा हो भी जाता है तो उनकी अब मामला ये है कि मेरे ख्याल में तो अब ये मामला रफ्त गुज़श्त हो गया है। अच्छा इरफान साहब, ये जो बिलावल साहब का आपने हवाला दिया, बिलावल साहब ने स्वात के जलसे में कहा, स्वात में ये कहा कि जनाब ये बजट हम पास नहीं होने देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। सलाब को गुज़रे 1 साल तकरीबन हो गया, 10 महीने हो गए हैं। अब उनको ये याद आया कि जी हमें जो वादे किए गए थे वो नहीं हुए। उस वक्त तो हमने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से भी सुना, बाकी लोगों को इससे, कि जी बिलावल साहब ने बहुत बड़ी जदोजहद की, बाहर से जो हमें डोनेशंस मिली, ग्रांट्स मिली या मिलेंगी, उसमें उनका ज़्यादा हिस्सा है। इस वक्त इस तरह के इख्तलाफात को उछालना किसी मंसूबे का हिस्सा है, या सिर्फ एक दबाव बढ़ा के कुछ मराहत इलेक्शन के मंजूरी के हवाले से दबाव बढ़ा के कुछ मराहत फौरी तौर पर हासिल करना है, या इलेक्शन को सामने देखते हुए राहें पीपल्स पार्टी जुदा कर रही है मुस्लिम लीग नून से? जी इरशाद आरिफ साहब, बिल्कुल आपकी जो आखिरी बात है जी, मैं उसकी तस्दीक करूंगा और उससे इत्तेफाक करूंगा। अच्छा, ये जो आप तो जानते हैं, आपकी सियासत पे मुझसे भी ज़्यादा गहरी नज़र है और बड़ा वसी तजर्बा है आपका, कि ये दोनों पार्टियां मिसाक जमहूरियत कर लें, हम कोलेशन में भी रहे हैं। आपको पता है जरदारी साहब जब सदर थे और गिलानी साहब की हुकूमत में हम भी कुछ अरसे के लिए हिस्सा रहे, फिर जजों के मामले पे इख्तलाफ हुआ, अलग हो गए। आज वो हमारे साथ कोलेशन के अंदर शरीक हैं। ये कोलेशन शायद आइंदा भी बनती रहेंगी, लेकिन हमने यानी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। वो राइवल्स हैं एक दूसरे के, वो बहुत सख्त तरीफ हैं एक दूसरे के। तो जूं इलेक्शन की फजा करीब आएगी, जूं इलेक्शन का माहौल बनेगा, जूं इलेक्शन की हवा चलेगी, तो पीपल्स पार्टी डिस्टेंस करेगी, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत को वो कहेंगे जी ये महंगाई के ज़िम्मेदार हम ये हैं, हम इसमें शरीक नहीं हैं, फलां चीज़ की ज़िम्मेदारी इन पे आती है, बदअमनी की ज़िम्मेदारी इन पे आती है, लोड शेडिंग की ज़िम्मेदारी इन पे आती है। तो वो अगरचे अब तक वजारतों में शरीक हैं, फैसलों में शरीक हैं, लेकिन इलेक्शन की जो कंपल्शंस है, इलेक्शन के जो तकाजे हैं, वो उन्हें मजबूर करेंगे और शायद PMLN भी कहीं कहीं जाके अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट करेगी। तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, चूंकि अलग अलग लड़ना है, लिहाजा सिद्दीकी साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल माहौल बन रहा है। जी देखे ना, ये तकारीर आपको बता रही हैं कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है, और मेरी जो ज़ाती राय है या जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हम महसूस करते हैं, वो यही है कि इलेक्शन इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में हो जाने हैं। ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं, तो आप चूँकि मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं, रब्ता आपका रहता है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कितनी जल्दी आ जाएंगे ताकि वो लीड कर सकें कैंपेन को जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में? आपकी इत्तलात क्या हैं, मालूमात क्या हैं और अंदाज़ा क्या है? देखें इरशाद आरिफ साहब, मैं बिल्कुल, मेरा राब्ता है, इसमें कोई शक नहीं, और मेरा राब्ता
रोज़ाना की बुनियाद पे हर रोज़ ही होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिद्ध के दिल से ये बता रहा हूँ कि अभी तक उनके आने का कोई वाज़े प्रोग्राम जो है वो तय नहीं हुआ है। क्या साराइयाँ हैं, बातें हैं कि शायद वो अगस्त में किसी वक्त प्लान कर लें वापसी का। कुछ कानूनी हिचेज हैं, कानूनी मसाइल हैं, और अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी गए हुए हैं वहाँ पे। वो उनसे मिलकर डिस्कस करेंगे कि उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से किस तरह पेशरफ्त की जाए, किस तरह एजिटेट किया जाए उनका। तो जो ही ओपनिंग मिलेगी वो मेरा ख्याल है कि अगस्त में आ जाएंगे। और इन एनी केस पार्टी की राय तो यही है कि इलेक्शन से पहले वो यहाँ होंगे, नंबर 1, और इलेक्शन की कमांड उनके हाथ में होगी। पार्टी टिकट वो तकसीम करेंगे और पार्टी की इलेक्शन मुहिम की क़यादत वो करेंगे, ये तय है। तो नहीं, ये इंतज़ार जो कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर करने का है या किसी और की नाअहली का इंतज़ार भी किया जा रहा है? नहीं, किसी और की नाअहली तो वो अपनी उसकी कारकर्दगी होगी, उसके अपने दस्ते हुनरमंद का एजाज होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मियाँ साहब के ज़ाहिर है कि अब मरियम तो उस केस से फारिग हो चुकी हैं, वो अपील में बरी हो गई हैं। उसी केस के अंदर मियाँ साहब चूँकि बाहर बैठे हुए हैं, जब तक वो आते नहीं हैं उनकी अपील लगती नहीं है। अगरचे प्रैक्टिकली हाई कोर्ट का फैसला उन पर लागू हो जाता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि एवन फील्ड से मियाँ साहब का चूँकि ताल्लुक वाज़ेह नहीं होता, लिहाजा मरियम के ताल्लुक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो केस तो डिसाइड हो गया है, लेकिन जो आईनी हिच है वो तो अपनी जगह बरकरार है ना, कि जब वो आएंगे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से सरेंडर करेंगे, कोर्ट के सामने जाके अपनी अपील लगेगी उनकी और उस पर फैसला होगा। बाकी जो मामलात हैं जो पार्लियामेंट कर रही है जी के नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाएगी, ये तो अलग इशू है ना। जो उनके जाती केसेस हैं उनका मामला तो कोर्ट ने तय। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब मामला ये है कि इख्तलाफात का एक तासुर आपकी जमात के अंदर भी है। मिफ्ता इस्माइल साहब जब से डार साहब वज़ीर ख़जाना बने हैं वो अपोजिशन से ज़्यादा तनकीद करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये तनकीदी आवाज़ उठाते हैं। ऑल्दो वो लंदन में हैं, उन्होंने कहा मैं पार्टी में हूँ, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, लेकिन ये शाहिद खान अब्बासी साहब को एक जमहूरी पार्टी का मेंबर होते हुए और उस पार्टी जिसने उन्हें साबिक वज़ीर आज़म बनाया, उन्हें री इमेजिनिंग पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? ये तो मेरा ख्याल है कि इरफान सिद्दीकी से पूछने का सवाल तो नहीं है, ये तो शायद खान साहब से ही पूछा जाना चाहिए। वो बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं चैनल्स पे, उनसे आप टाइम लें और उनसे ज़रूर पूछें। इरफान सिद्दीकी साहब सिर्फ मुस्लिम लीग के सेनेटर नहीं हैं, वो तज्जिया कार भी हैं और उनका तज्जिया भी होगा कि आखिर वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, एक नया प्लेटफार्म उन्होंने क्यों ढूंढा है। इसलिए हम तज्जिया मांग रहे हैं आपसे। नहीं इरशाद आरिफ साहब, जहाँ तक नया प्लेटफॉर्म है वो एक थिंक टैंक कह लें, थिंकिंग, वो पॉलिटिकल फोरम नहीं है। उस पे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स भी जा रहे हैं, आम लोग भी जा रहे हैं, पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं। कैथारसिस का एक फोरम है और अच्छा है, होना चाहिए घुटन के इस माहौल में। लेकिन क्या उन्होंने अपने मुस्तकबिल की, सियासी मुस्तकबिल की राहें PMLN से जुदा कर ली हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। उनका नुक्ता नज़र बाज़ चीज़ों पे इख्तलाफी है। आप इस पे भी बहस कर सकते हैं कि क्या इस इख्तलाफी नुक्ता नज़र को सिर्फ पार्टी के अंदर रहना चाहिए या पार्टी के बाहर भी उसका इजहार होना चाहिए। इस पे दो राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो उस मोड़ या उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहां चौधरी निसार अली खान साहब पहुंच गए थे और उन्होंने खुले बंदों अपना एक रास्ता चुन लिया था और क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया था। इनका मामला ये नहीं है। वो उनके लिए न तो PTI में अब कोई कशिश रह गई है, ना वो पीपल्स पार्टी जो गए हैं, ना वो इस तरह की शख्सियत हैं। वो एक खुददार शख्सियत हैं और अपनी सोच रखने वाली शख्सियत हैं और पार्टी में, पार्टी की लीडरशिप में उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। अच्छा तो सर, नहीं है आखिरी ये अब जो इलेक्शन करें। आखिरी सवाल, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? सर, पहले तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एफर्ट करने से पहले इन्हें अपनी पार्टी के इस्तेहकाम पे निगाह डालनी चाहिए। जो लोग टूट के इधर उधर से आ रहे हैं उनको एक जिस तरह बारिश
से बचने के लिए या जालाबारी से बचने के लिए लोग किसी तंबू के नीचे आ जाते हैं, किसी बरामदे में खड़े हो जाते हैं, किसी पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ये बरामदे पुल छज्जे हैं। मैं इन्हें कोई मुस्तकिल सियासी जमात नहीं समझता। ये एक वक्ती खेल तमाशा है, इनका कोई पॉलिटिकल मुस्तकबिल नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है वो कोई नई बात तो नहीं है कि नवाज़ शरीफ उनके कायद हैं, उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, वो पार्टी में है और कोई नई जमात नहीं बना रहा हूँ। और फिर हम इरफान सिद्दीकी साहब से भी बात कर रहे थे, वो उनका कहना ये है कि शाहिद खाकान अभी इस नहज पे नहीं पहुँचे कि उनके मूड से लगता हो कि वो पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लेंगे। दूसरी जानिब अब क्या इन सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो नून लीग भी एक ग्राउंड बना रही है कि जिस पे उसके इख्तलाफ का कोई मुस्तनद जवाज़ हो आइंदा इलेक्शन में बाकी सारी सियासी जमातों से। ज़ाहिर है एक सियासी जमात के तौर पर मुस्लिम लीग ये तो नहीं चाहेगी कि वो अपनी किसी इत्तेहादी जमात को वॉक ओवर दे दे या उसे कहे कि ठीक है सारी ख़राबियाँ जो साल में 15 महीने में 16 महीने में हुए हैं वो उसके ज़िम्मेदार हम हैं और आप जो पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप आएँ और प्लेट में रख के हम आपको पंजाबी पेश कर रहे हैं, किपे की भी पेश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। असल में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है अंदरून खाना वो ये है कि किसकी खिदमात ज़्यादा हैं, जिसकी बुनियाद पर अगले इलेक्शन में वज़ारत उज़्मा का ताज इन दो पार्टियों में से किसके सर पर सजेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है दोनों जदोजहद कर रहे हैं और फिर ये इख्तलाफात लाजमी हैं। जब मुकाबले की दौड़े अफजल चंद साहब ने तो कह दिया कि उनका लाहौर पर क्लेम है और हमारा भी क्लेम है। तो जब क्लेम है लाहौर पर, तख्ते पंजाब पर कहना चाहिए, तो इसका मतलब है तख्ते इस्लामाबाद पर भी क्लेम दोनों पार्टियों का है। तो वो मुकाबला तो एक बिल्कुल ऐसे कौमी जमातें। लेकिन सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के सीनियर कानून साज हैं। बहुत शुक्रिया ताज साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, जो चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे से मुतालिक कानून साजी है, इसमें सलीम मांडवीवाला साहब बड़े खुल के सामने आए हैं, जबकि जो 40 सेनेटर्स हैं जिनके इब्तदाई तौर पर दस्तखत थे उसमें फ़ारूक इशनाइक साहब भी और रज़ा रब्बानी साहब भी थे, खुर्शीद शाह साहब ने भी अब इसकी हिमायत कर दी है। ये क्या ज़ाती मौक़िफ़ है सलीम मांडवीवाला साहब का इस बिल की मुखालिफत करना? नहीं, पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया है। अच्छा। और हुआ ये था कि एक दिन पहले कागज चलाया गया सिग्नेचर्स के लिए लोगों के जी। और वो ये था क्योंकि एक बेगीना मुतालबा था, 6-7 साल से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी सेनेटर्स की जी। तो उनका मुतालबा था कि इसको रैशनलाइज किया जाए। ठीक। तो कोई 40-45 सेनेटर्स ने वो दस्तखत कर दिए उसके ऊपर। अब वो जब किसी को तवक्को नहीं थी कि कोई बिल आ रहा है जी। उन्होंने बजट सेशन रोक के जी। और वो सप्लीमेंट्री एजेंडा के ऊपर बिल डाल दिया जी। पहला बिल डाला जो था वो सेनेटर्स की जो सैलरीज हैं वो उनको रैशनलाइज करने के लिए जी। अच्छा, अब उसी वक्त बिल सामने रखा गया, 7-8 सफ़े का बिल है जी। अच्छा, लोगों ने ये समझ के कि हाँ ये सही है बिल, उसको वोट दे दिया। अब उसके बाद हम तलाश करने लगे कि जनाब इस बिल के अंदर कहाँ कोई सैलरी की इंक्रीज की बात है या अलाउंसेस की। वो जाहिर है कि नहीं मिल रही थी हमें। उन्होंने फौरन दूसरा पर्क्स, वो जो उनके पर्क्स थे वो उन्होंने डाल दिया कि जी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम इसी में लगे हुए हैं। वो कह रहे ऑल दोज हु आर इन फेवर ऑफ द बिल से आई, किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सब उसी में लगे हुए हैं। ऑल दोज अगेंस्ट द से नो, फिर कहा जी द बिल इज पास। कोई 6 मिनट में
उन्होंने 3 बिल पास कर दिए। जी सही। तो इसका मतलब है ताज हैदर साहब के अरकान ने पढ़े बगैर यस और नो कर दिया, बिल पास हो गया, उसके बाद मौका नहीं मिला। पहले भी कई ऐसे कवानीन पास होते हैं, यही शिकायत रहती है। पहले कभी ऐसे कभी नहीं होता जी कि मतलब एक दिन पहले बिल्स जो है वो घर पे भेजे जाते हैं। बजट सेशन थी जी, मेरा नंबर आ रहा था बजट तकरीर का। अच्छा ये तो हो गया। आगे चलते हैं इस पर कि बजट पर पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह जनाब बिलावल भुट्टो साहब को सवात में ये कहना पड़ा कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। सैलाब के जो एलोकेशन थी, इसके अलावा भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के? तो बहुत हैं। बड़ी बात तो ये है कि 2 मॉडल हैं इकोनॉमी के। अच्छा, एक ये है कि लोन लो और इंपोर्ट करते रहो जी। दूसरा ये है कि अपने मेहनत कशों की सलाहियत को इस्तेमाल करो, ठीक, मौके रोजगार पैदा करो मुल्क के अंदर, इंडस्ट्रियलाइज करो मुल्क को, जी, और फिर प्रोडक्शन को बढ़ा के और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे ला के सही, और मुल्क की पैदावार बढ़ाओ। क्योंकि जो असल मसला है जी, वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का गैप है। जी, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ठीक, उसके लिए क्या होना चाहिए, मैंने आज ही काम किया है उस पर। जी, ये जो बंद सनतें हैं सिंध में कोई 5,500-6 हज़ार के करीब है, जी, उनको हम फिर कैसे से चलाएं। ठीक, यहाँ मशीनरी तो तबाह हो गई, लेकिन जमीन है इंडस्ट्रियल लैंड, जी, उसके ऊपर बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, जी, उसके अंदर नई मशीनरी लाके डाली जा सकती है। तो ये किस तरीके से किया जाए। सही, और ये कि जैसे हम चाह रहे हैं कि PIDC को फिर से जिंदा किया जाए, ठीक, पिकिक को, IDBP को, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की। जी, ये जो IMF की तरफ से 21% बैंक रेट बनाया गया है, जी, इस पे तो कोई नहीं कर सकता काम। सही, वहाँ अमेरिका में 4.5 से 4.25 हुआ था तो इकोनॉमी बैठ गई, बैंक बंद हो गए। जी, जी, और मुझे खतरा ये है कि यहाँ बैंक बंद होंगे, जी, क्योंकि इनसे तो कोई उधार ले नहीं रहा, एडवांस कोई नहीं ले रहा। जी, डिपॉजिटर के ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि बैंक रेट बढ़ा है। जी नहीं, लेकिन ताजा साहब, जब ये कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें बिलावल साहब भी होते हैं, बाकी वज़राए कराम भी होते हैं पीपल्स पार्टी के, सीनियर रहनुमा हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, इस तरह के लोग, शेर रहमान साहबा हैं। तो वहाँ जब बजट पास हुआ उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि जनाब ये तो IMF का बजट आप दे रहे हैं, वहाँ इख्तलाफ नहीं हुआ और इख्तलाफी नोट नहीं लिखा गया? अगर बाहर हम इतनी आवाज़ उठा रहे हैं तो अंदर तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, तो ये फिर मनमानी कर रही है मुस्लिम लीग? जा रहा है मुस्लिम लीग नून चीज़ों के ऊपर। जी, बहुत क्यों नहीं, वो इकोनॉमिक जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो उनके पास। अच्छा, सही है। हमने वो सोशल मिनिस्ट्रीज ली हैं, BISP की और क्लाइमेट चेंज की। जी, नहीं, तो इसका एक इम्प्रेशन ताज हैदर साहब ये भी है कि शायद पीपल्स पार्टी ने इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज इसलिए नहीं ली कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ज़्यादा है। नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री तो आपके पास है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री तो आपके पास है। हाँ, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री तो ये है कि सामान गया सामान आया, ये तो कॉमर्स मिनिस्ट्री तो उतनी है जी। ये कि जैसे मैंने कहा कि साहब टेनिस की बॉलों पे आप ड्यूटी खत्म कर दें, क्योंकि वो 500 का डिब्बा बॉलों का 2000 का आ रहा है, जी, तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगा कि इस पर टैरिफ कम किया जा सकता है या नहीं। सही, लेकिन जो मसले प्रोडक्शन के हैं, मुल्क की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, जी, वो तो जाहिर है कि जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उसका काम है। सही। अच्छा, उनको कह के हम थक गए, यानी उन कैबिनेट को जाने दीजिए जाती तौर पे लिख के कि भाई इसको ऐसे कर सही। लें, ऐसे कर लें। अच्छा सेनेटर साहब, आपसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि ज़ाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी 2 अलहदा जमातें हैं, तो इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने का एक माहौल बना रही है और ख़ुद को जो पिछली 1-1.5 साल की हुकूमत की परफॉर्मेंस है उससे बरी ज़िम्मा करार देने का जवाज़ ढूंढ रही है। तो अब क्या आप वाक़तन इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन कब तक हो रहे हैं? नहीं, इलेक्शंस तो जाहिर है कि अपने मुकर्रर वक्त पे ही होंगे, लेकिन ये कि हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे दोस्तों को, जी, हम एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। सही, वो ऑल्टरनेट हम वैसे भी उनको देते रहे। अब जैसे रेवेन्यू के शॉर्टफॉल है, जी, सिंध ने जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था 6 बिलियन पे लिया था, जी,
जिस वक्त कलेक्शन 6 बिलियन था, हमने 17% से उसका रेट कम करके 10 पे ले आए। ठीक। और इस साल हमारा कलेक्शन 181 बिलियन है। ठीक। अब हम उनसे अब यानी कोई इसी साल 28% ग्रोथ है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को, जो कि सिंध के लिए तबाही का साल था। ठीक। हमारा ओवरऑल जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो कोई 24% जो है उनकी ग्रोथ रेट इस साल आई। अच्छा। अब हम उनसे कहते हैं कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्शन हमें दे दीजिए, जी। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि कितना उनकी परफॉर्मेंस ये है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है। जी। दूसरे ये कि ये भी कहना पड़ता है कि 30 करोड़ से ज्यादा मुल्क की आबादी हो गई, तो एक ऑफिस से FBR से ये काम करना मुश्किल है, तो इसको डिवॉल्व करना जरूरी। ठीक। हमने उनको ये लिख के मैंने खत दिया कि जनाब आप इसको सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है 3 ट्रिलियन से आपका टारगेट था 2.8 कलेक्शन हुआ, यानी आपका गिरा है। हमारा 28% बढ़ा है सेल्स टैक्स, आप बराए करम हमें दीजिए, रियलिस्टिक टारगेट फिक्स कीजिए और उससे ऊपर जितना भी कलेक्शन होता है वो हम और आप आधा आधा कर लें। सही जी, एक रीजनेबल बात है जी, ये हम आपको कलेक्ट करके देते हैं और ये कि ये तमाम प्रोविंसेस को ये आप ऑप्शन दीजिए जी, बिल्कुल ठीक, टैक्स ऑन गुड्स करें। ठीक है। सेनेटर ताज हैदर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कता कलामी की मुआफ़ी। बहुत आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।